नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम रूबरू में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। झारखंड में जब राजनीति की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा पिछलग्गू के तौर पे देखा जाता है। कहा जाता है कि उसे स्टेपनी की जरूरत होती है। पार्टी में बहुत अंतर्कलह है, बहुत विवाद है, बहुत गुटबाजी है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत के लिए पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन जी मौजूद हैं। राजीव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहेंगे, राजनीति में आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, छात्र जीवन से ही मैं राजनीति से जुड़ा और चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही कि हमारे दादाजी छोटानागपुर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे और आज़ादी का झंडा रांची पहाड़ी पर उन्होंने ही फहराया था। और जब पहली असेंबली कंस्टिट्यूट हुई 1936 से लेकर के 1964 तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो रांची टाउन से या तो एमएलए या एमएलसी रहे। और उसके बाद मेरे चाचा जी हुए, स्वर्गीय आरपी राजा जी, चचेरे चाचा जी, ज्ञान रंजन जी, इन सबों का सानिध्य मुझे मिला। तो एक प्रकार से कह सकता हूँ कि एक डीएनए में ही मेरी राजनीति है। और मैं सर्विस ज्वाइन किया। मैंने असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के तौर पर डीसीए श्री राम ग्रुप जो है उसमें काफ़ी लंबे समय तक जॉब भी किया। लेकिन फिर वही है, कहीं ना कहीं वो खींच लाया, समाज सेवा का जो जज्बा था वो मुझे राजनीति में आने को मजबूर कर दिया। और तब से लेकर के आज तक लगातार मैं राजनीतिक जीवन के माध्यम से समाज की सेवा करने में तल्लीन हूँ। 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस। तब की पार्टी, जब आपके दादाजी या जो भी लोग थे वो पार्टी में, और अब की पार्टी में बहुत अंतर आ गया है, ये आप महसूस करते हैं? ये वास्तविक परिवर्तन है, परिदृश्य बदला है, समाज बदला है, तो स्वाभाविक तौर पर प्रतिक्रियाएं होंगी और जो दिखाई देता है उन चीज़ों में भी आपको बदलाव दिखेगा। पार्टी के बारे में कहा जाता है कि काफ़ी गुटबाजी है, अंतर्कलह काफ़ी ज़्यादा है पार्टी में। लोग यही वजह है कि पार्टी कमजोर नहीं, गुटबाजी नहीं है। देखिए, लेकिन किसी प्रकार से लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, तो सबों का अपना अपना मत रहता है, लेकिन जगह पर अपने मत को वो रखते हैं। मनभेद कहीं नहीं है। अगर कहीं चुनावी लड़ाई हो या वैचारिक प्रतिबद्धता की हम बात करें, उस अवसर पर तमाम नेता एक प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आएंगे। और हाल के दिनों में जब से सरकार यहाँ बनी, उसके पहले से ही, जब से हमारे प्रभारी आदरणीय आरपीएन सिंह जी यहाँ उनका पदार्पण हुआ, तो इन चीज़ों पर विराम लगा है, ये मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूँ। और बिल्कुल तरीके से और नियंत्रित तरीके से उन्होंने राज्य में यहाँ सरकार बनवाने की दिशा में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन दिया और संगठन ने भी अपनी महती भूमिका अदा की। और इसलिए जब से झारखंड अलग हुआ, आज झारखंड अलग होने के कालखंड से लेकर के सबसे ज़्यादा सीटें लेकर के कांग्रेस इस बार सरकार में शामिल है। आप सबसे ज़्यादा सीटों की बात करते हैं झारखंड में, लेकिन कभी पार्टी इस योग नहीं हो पाई झारखंड चुनाव में कि अपने दम पे सरकार बना सके। कहा जाता है कि पार्टी को हमेशा कोई स्टेप पिछलग्गू बन के रह रही है। नहीं, देखिए, ये मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। 2014 में पहले आपने झामुमो के साथ 2 बार चुनाव लड़ा, उसके बाद 2014 के चुनाव में आपने झामुमो को साइड कर दिया और अपने जेडीयू और आरजेडी को साथ ले लिया। लेकिन ये इक्वेशन भी सही नहीं बैठा और इसमें भी पार्टी को वो सीटें नहीं मिल पाई जिसकी उसे उम्मीद थी। देखिए, जो राजनीतिक परिदृश्य है और जिस प्रकार से समाज को राजनीतिक लाभ के लिए बांटने का काम किया गया, तो वोटों का ध्रुवीकरण करा करके लोग सत्ता हासिल करने के प्रयास में लगते हैं। तो जो लाइट माइंडेड पार्टियां हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके कांग्रेस, चूँकि हमारी जिम्मेवारी पूरे देश स्तर पर एक राष्ट्रीय दल के रूप में ज़्यादा महती होती है, इसलिए हम उस प्रकार के ध्रुवीकरण से लोगों को बचा करके और प्रदेश में अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाना या अपने वैचारिक जो अधिष्ठान है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसको इस रूप में हम देखते हैं और चीज़ों को देखने का नज़र और नज़रिए का जो फ़र्क है ना, वो दिखता है। तो आप नज़रिया समझा सकते हैं हमें कि 2005 में और 2009 में झामुमो आपके साथ था, तब लाइक माइंडेड था, लेकिन 2014 में वो आपसे अलग चुनाव लड़े। हो सकता है, सभी दलों की अपनी अपनी राजनीतिक जो आकांक्षाएं रहती हैं, कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति के अनुकूल राजनीतिक गठबंधन हुआ करते हैं। इस बार भी हुए, पहले भी हुआ। तो बातचीत के क्रम में अगर गठबंधन टूटा तो हम अलग अलग चुनाव लड़े, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके जो उस वक्त के अध्यक्ष अजय कुमार, उन पर भी काफ़ी आरोप लगे। पूरे कार्यकाल में वो कमेटी का गठन तक नहीं कर पाए, फिर पार्टी छोड़ के वो आप में गए और फिर वापसी किए और उनको आप लोगों ने वापस लिया। और देखिए, अगर काम करने की प्रक्रिया पर आएंगे तो पहली बार ग्राउंड रियलिटी में अजय कुमार जी ने लगातार एक क्लस्टर के रूप में, प्रभारी के रूप में लोगों को नियुक्त किया और जिस प्रकार से लोगों को काम में लगाया वो दिखाई देता है। और उनके जाने के बाद भी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में लगातार विधानसभा प्रभारियों के जरिए कमेटी जरूर नहीं बनी, लेकिन वही बोला ना मैंने कि स्वरूप बदल गया। विधानसभा प्रभारी हो
आपके बूथों तक हमारे प्रभारी बने, कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया, क्लस्टर प्रभारी बने, उनके जरिए हम लोगों ने चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं सल्यूट करता हूं अपने यशस्वी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व के सभी आदेशों का निर्वहन करते हुए एक महती भूमिका अदा करते हुए जो वास्तविक विषय थे, जिन विषयों को लेकर के प्रदेश की राजनीति ढुलमुल चल रही थी, या कहें कि जनता के गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग करके इवेंट मैनेजमेंट के तर्ज पर रघुवर सरकार जो चल रही थी और समाज पिछड़ता जा रहा था, विषाक्त वातावरण था, ये हकीकतें तब सामने आई जब हम सरकार में आए और सिर्फ डपोर संघ की घोषणाओं के जरिए राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का जो काम किया जा रहा था वो चीज़ें अब सामने आ रही हैं। सिर्फ लूट तंत्र चला रखा था हर जगह इन लोगों ने। पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि सरकार में हम हैं लेकिन हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पा रहा है। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की उतनी भीड़ नहीं उमड़ती जितने मंत्रियों के यहाँ, जो कांग्रेस के मंत्री हैं। नहीं, स्वाभाविक है, हाल है कांग्रेस का। नहीं, पार्टी कार्यालय में भी भीड़ उमड़ती है। मैं तो रांची में रहता हूँ, लगातार पार्टी के में कार्यकर्ताओं की कार्यालय में भीड़ उमड़ती रहती है। और आपने जो विषय उठाया है मैं उस पर जवाब जरूर दूंगा कि अब आपने कल ही देखा होगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली गए हुए हैं, प्रभारी महोदय यहाँ आए थे। हम लोगों ने महागठबंधन दलों के साथ बात की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जो हेमंत जी हैं उनके साथ उनकी वार्ता भी हुई है। बहुत जल्द प्रखंड से लेकर के प्रदेश स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को निगरानी में और 20 सूत्री समिति में, जहां से जनता के पास जो सरकार की योजनाएं हैं वो सरजमीन पर उतरती है, उनकी निगरानी के लिए उनको भूमिका दी जाएगी और सभी कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाएंगे। राजीव जी, पार्टी में गुटबाजी रोकने के लिए एक अध्यक्ष बनाए गए और 5 कार्यकारी अध्यक्ष, ये कैसा प्रयोग रहा, जबकि पार्टी इसमें भी सफल होती नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि वो जो 5 कार्यकारी अध्यक्ष है वो सब अलग अलग गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, ये मैंने वही कहा ना कि ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी अपने अपने तरीके से मत रखते हैं और ये गुटबाजी को रोकने के लिए प्रयोग नहीं था। ये पूरे देश स्तर पर आपने देखा कि मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, वहाँ भी कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, झारखंड में भी हुई। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल के अलग अलग एक प्रभारी की भूमिका में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष काम करते हैं। जैसे राजेश ठाकुर जी संथाल परगना के हैं, आपका यहाँ पर केशव महतो कमलेश जी हैं, आप चले जाइए दूसरे जगह तो अन्य कार्यकारी अध्यक्ष पलामू में संजय लाल पासवान जी, इरफान अंसारी जी को उत्तरी छोटानागपुर की जिम्मेवारी दी गई है। तो सभी की अपनी भूमिका तय कर दी है पार्टी ने, उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय आरपीएन सिंह, वो लगातार चीज़ों को मॉनिटरिंग करते रहते हैं। यहाँ आने के बाद भी, कोरोना काल में भी, अगर किसी दल का कार्यकर्ता सड़कों पर आपको दिखाई दिया तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने लोगों तक राशन पहुंचाई, उनको मदद पहुंचाया, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया तमाम स्थानों पर। थानों में इस बार तो महागठबंधन की दूरदर्शी सरकार ने प्रदेश के पुलिस की चेहरे को बदलने का काम किया। लोग थाना जाने से डरते थे, अब लोग थाना में खाना खाने जाने लगे। तो ये एक बदलाव आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक दूरदर्शिता का परिणाम है, जो महागठबंधन दल के शामिल लोगों ने भी उसी का अनुसरण किया। और जहां तक हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पूरे महामारी कालखंड में सिर्फ वो राजनीतिक प्रपंच करने में लगे, या तो बयानवीर बनने का काम किया या पत्रवीर बनने का काम किया। घरों में बैठ करके राजनीतिक प्रपंच किया, कभी उपवास का नाटक, कभी कुछ, और सरकार को बदनाम करने की नीयत से सरकार के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम लोगों ने किया। आपने देखा कि जिनके पाँवों में चप्पल नहीं थी, पहली बार उनको हवाई जहाज के जरिए झारखंड में प्रवासी मजदूरों को लाने का काम हेमंत जी और डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में करने का काम इस महागठबंधन की दूरदर्शी सरकार ने किया। आपने कोरोना काल की बात कही, तो कोरोना काल में 30 IPS ऑफिसर का एक साथ ट्रांसफर हुआ था, जिसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था और कांग्रेस के मंत्री सहमत भी नहीं थे, कहा हमसे राय नहीं ली गई। तो कई बार एक यही मुद्दा नहीं है, कई बार अलग अलग मुद्दों पर भी डिफरेंसेस उभर के सामने आए। नहीं, वो स्वाभाविक है, वो काम करने के दौरान मैंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर और पोस्टिंग का जहाँ तक मामला है तो वो स्वाभाविक प्रक्रिया है। सरकार बदलती है, काम करने के लिए अपने हैंड्स जो है उनका जो रेगुलर ट्रांसफर है। अरे साहब, ट्रांसफर की तो दुकान लगा रखी थी भारतीय जनता पार्टी वालों ने, रघुवर जी ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया था। वो इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं। वो लगा रहे हैं तो आप तय कर लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तय कर लीजिए ना।
मैं बैठ जाऊंगा एक एक करके लिस्ट लेकर के कि किस विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग हुई। अनर्गल बयानबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये सगल हो चुका है कि वो मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोल डालते हैं। आप बोलते हैं साहब कि ब्लॉक और अंचल कार्यालयों में जो है घुसखोरी चल रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी जिम्मेवारी लेते हैं? क्योंकि गठबंधन सरकार जब से आई है तब से अंचलाधिकारियों का एक भी ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं हुआ है, उनके ही बैठाए हुए लोग हैं। तो क्या अब उनको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है इसलिए दर्द हो रहा है क्या? सरकार में एक मंत्री पद है जिसको लेके भी काफी खींचतान है, कहा जा रहा है कि कांग्रेस उस पद पर नजर गड़ाए हुए है। देखिए, ये आला कमान का निर्णय होगा और इस पर जो हमारे साथी दल हैं उनके शीर्षस्थ नेतृत्व से हमारा आला कमान चर्चा करेगा और इस विषय पर भी आगे आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपको कहीं कोई गतिरोध नहीं दिखाई देगा। समाज को हम बेहतर स्थिति में, इस राज्य को उन्नत किस प्रकार से बनाए, समृद्धशाली बनाए, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। और यही कारण है कि आपने देखा कि किस प्रकार से एक एक योजनाओं को लेकर के हमने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के दिन हमने शुरुआत करने की बात की और इससे हमने गुरेज नहीं किया, हमने कोई डपोर संघ की घोषणाएं नहीं की, लेकिन चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाना और जो तारतम्यता होती है एक जनता और सरकार के बीच में। पिछली सरकार क्या करती थी? गाँव में जाकर के चौपाल लगाने का ड्रामा करती थी, लेकिन योजनाएं कहाँ तक सफलीभूत हुई? ग्लोबल समिट हुआ, निवेशकों को यहाँ आमंत्रित करने की बात की गई, कितने निवेशक आए, कौन कौन से उद्योग लगे, चर्चा कर लें रघुवर जी, मैं बता दूंगा उनको। तो सिर्फ सरकार में बैठ करके इवेंट मैनेजमेंट के तहत अपने चेहरे को चमकाने का काम करने वाले लोग हमको आईना दिखाने का काम ना करें। इस सरकार के कार्यकाल में 15 लाख लोगों का राशन कार्ड से जोड़ा गया है। आपने तो साहब 11 लाख लोगों का राशन कार्ड खत्म करवा दिया था। हमने किसानों को 1 रुपए में 50,000 का ऋण 2,000 करोड़ का माफ करने का काम किया। आपके कार्यकाल में तो 13 किसानों ने आत्महत्या कर ली। हमारे राज्य में एक भी भूखमरी से मौतें नहीं हुई, आपके राज्य में लगातार भूखमरी से मौतें होते रही। आपने जो भ्रष्टाचारियों था उसको संरक्षण देने का काम किया। आपने अपनी संस्था एसीबी को पंगु बनाने का काम किया, जबकि हेमंत जी के नेतृत्व में, डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में एसीबी को बल दिया गया। और आप देखिए कि पिछली सरकार में जिन्होंने भी गलत कार्य किया है वो आज नप रहे हैं, शिक्षकों के भीतर जाने की तैयारी चल रही है। कई चीज़ों को आपने देखा कि सिलसिलेवार तरीके से जांच हो रहा है और लोग जाएंगे। आप विपक्ष को दिशाहीन बताते हैं, खुद हेमंत सोरेन भी और आपकी पार्टी की तरफ से भी बयान आता है, लेकिन भाजपा को जो विपक्ष का पद है वो नहीं मिल पा रहा है बाबूलाल मरांडी जी को, जबकि विपक्ष के नेता का पद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई फैसले में उनकी भूमिका होती है। बिल्कुल, देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक शून्यता का परिणाम है कि कल तक जिसको फ्यूज बल्ब बताया करते थे आज उसी से झारखंड में रोशनी का भरोसा कर बैठे हैं और घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नेता विधायक दल बन बैठे हैं बाबूलाल मरांडी जी, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने का काम किया। तो अब ये तो भाजपा में राजनीतिक नेतृत्व की कमी है या कोई नेता नहीं था, इसलिए पहले विधायक चुराया करते थे भाजपा वाले, अब नेता विधायक दल चुराए हैं। कभी यही बाबूलाल मरांडी आपके लिए एलईडी बल्ब थे, हमारे लिए एलईडी बल्ब नहीं थे। जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूं, मैं राजनीति में बिल्कुल डंके की चोट पर जहां रहा हूं पूरी ईमानदारी के साथ मैंने काम किया। लोग जब दिशाहीन होते हैं तो मैं अपनी दिशा तय करने के लिए स्वतंत्र हूं और इसमें कोई छुपा नहीं हूं, मैं सार्वजनिक जीवन जी रहा हूं। लेकिन जो बाबूलाल मरांडी ये कहते नहीं थकते थे कि मैं कुतुब मीनार चढ़ करके कूद जाऊंगा, भाजपा में वापस नहीं जाऊंगा, आज उनको बताना चाहिए कि भाजपा में ऐसा कौन सा लालच उनको दिया कि वो भाजपा में आ गए। और जिस जनता को उन्होंने भाजपा के खिलाफ में बरगलाकर जो वोटों का ध्रुवीकरण कराने अपने पक्ष में काम किया, आज वो फिर भाजपा में जाकर के बैठे हैं, तो जनता जवाब मांग रही है। ये तो भाजपा को तय कर लेना चाहिए। अब संविधान की 10वीं अनुसूची में जो मामले आते हैं उसमें स्पीकर नेतृत्व करने के लिए सक्षम है, मामला उनकी अदालत में विचाराधीन है। तो इस बेचैनी का सबब क्यों है भाजपा वालों को? वो दूसरा नेता विधायक दल चुन लें, कहाँ रोक है? उनके कारण तो हमारा काम कहीं रुका हुआ जिसकी चर्चा आपने की।
मैं फिर एक बार संगठन की अगर बात करूं तो आपकी पार्टी में जितने भी नेता हैं, मैं शब्द बहुत भारी है। अगर मैं सुबोध कांत साहे की बात करूं, मैं रामेश्वर उरांव की बात करूं, कभी सुखदेव भगत भी थे तो उनकी भी बात करूं, काफ़ी लोग हैं जो यही वजह रही पार्टी में कि पार्टी मजबूत कभी हो नहीं पाई। जैसे सुबोध कांत साहे के बारे में हमेशा एक बात चलता रहा कि वो कहते थे कि मैं ज़्यादा एक्सेप्टेबल हूँ पार्टी में, लोगों के बीच में मेरी बड़ी पहचान है। इसे लेकर भी पार्टी बहुत कमजोर हुई और नेता जो वर्कर है वो भी काफ़ी मायूस हुए। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई ये है, मुझे कहीं इस प्रकार की बातें दिखाई नहीं देती है। जो पार्टी में नेता बड़े नेता है वो मैं सबको ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, वो कहते हैं कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ। ऐसी कुछ बातें उनके हाव भाव से उभरता जो आपके कार्यकर्ता कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कार्यकर्ता से निकल के आई है बात, इसकी वजह से पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। मुझे ऐसी कहीं कोई बात दिखाई नहीं देती, और मैंने पहले ही कहा कि चीज़ों को देखने का नज़र और नज़रिया अपना होना चाहिए, और अगर किसी कार्यकर्ता को कोई इस बात की बात दिखाई देती है तो उसको उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखना चाहिए। और जहाँ तक मैं शब्द का प्रयोग है, सार्वजनिक मंच से आप देख लेंगे कि लगातार कहीं भी हालिया दिनों में तो कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। किसी भी स्टेज की अगर हम बात कर लें जहाँ सारे वरिष्ठ नेता चीज़ों को शेयर करते हैं, तो मुझे कहीं ऐसी बात नहीं दिखाई दी। हाँ, पार्टी प्लेटफॉर्म पर अगर किसी को किसी से कोई विरोधाभास है तो लोकतांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी चलती है और चीज़ों को अपने आला कमान के पास, अपने नेतृत्व के पास रखने की आज़ादी हमारे यहाँ है। आपके 5 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन कहा जाता है कि 3 जो है उनकी ज़्यादा चलती है पार्टी में। नहीं, ये इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जा रहा है, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। बात अगर मैं अपने हजारीबाग की करूँ तो यहाँ पर कार्यकारी अध्यक्ष हैं, काफ़ी गुटबाजी है पार्टी में और कार्यकर्ताओं में भी बहुत नाराज़गी है। तो पार्टी फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति क्यों नहीं कर पा रही है यहाँ? इसके तहत पर इसको अलग रूप में अगर हम देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। वो चीज़ों को बुनियादी तौर पर, पुख्ता तौर पर रखने के लिए जाने जाते हैं। अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, आप देखेंगे कि बहुत जल्द बढ़िया तरीके से संगठन, और अभी हाल में ही कमेटी की घोषणा हुई है। अब तो कार्यकारी शब्द हट गया, अब तो जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी कमेटी पुनर्गठित कर दी गई है और हाल में ही प्रेस में भी इसकी सूची सुपुर्द कर दी है। तो कार्यकारी का मामला मुझे यहाँ कहीं दिखाई नहीं देता। झारखंड में अगर पार्टी की बात करूँ तो कोई ऐसा चेहरा नहीं जिसको आगे करके पार्टी चुनाव लड़ सके। कभी ऐसा हुआ नहीं। पार्टी ने कभी मुख्यमंत्री चुनाव भी लड़ा तो किसी को घोषणा भी नहीं किया कि मुख्यमंत्री का हमारा उम्मीदवार कौन है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, 135 साल पुरानी पार्टी, और ये हाल है। नहीं, इसको दूसरे रूप में देखें ना। हमारे जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने तो चेहरा रखा था, अब की बार 65 पार, क्या हुआ उनका हाल? हमने कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनाव लड़ा और हमारे यहाँ नेतृत्व की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है कि हम कल तक जिसको फ्यूज बल्ब बता लें आज उसकी को अपना नेता मान लें। हमारे यहाँ अगर उत्तरी छोटा नागपुर में आइए तो कई नेतृत्व ऐसे हैं, बड़े नेता हैं जिन्होंने चुनाव में जीता भी। राजेंद्र बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन नए लोग उभर करके आ रहे हैं। पुराने लोगों का भी वर्चस्व कायम है, समाज में लोगों पर, आम जनता के बीच में उनका भरोसा और विश्वास कायम है। आप चले आइए दक्षिणी छोटा नागपुर में, सुबोध जी हो गए, संथाल परगना में चले जाइए, फुरकान साहब हो गए, दीपिका जी हो गई, बादल जी हो गए, सारे लोग, कहीं कोई नेतृत्व का अभाव नहीं है। पलामू चले जाइए, केंद्र त्रिपाठी हैं, बाकी बाद लोग हैं। हमने लातेहार में भी लातेहार मनिका में भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और रामचंद्र जी आए। कहीं नहीं, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप का मामला है। इसीलिए हम लोग किसी चेहरे को चमका करके, और जिस प्रकार से उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, अब की बार 65 पार, तो कहाँ चले गए? वो तो बेचारे विधानसभा में भी नहीं आ पाए। आपके यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है, कलेक्टिव आपके यहाँ लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पिछलग्गू का जो तमगा है ये कैसे दूर होगा पार्टी का? कोई पिछलग्गू की बात नहीं है। मैंने कहा कि अगर बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। 1990 से लेकर के भारतीय राजनीति का जो परिदृश्य बदला है अब तक, कहीं ना कहीं समय और परिस्थिति के अनुकूल तमाम पार्टियां गठबंधन करती हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन नहीं की है क्या? राज्य में उसका गठबंधन था ना भाई। इस चुनाव में ये जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भले ही अलग अलग लड़े, लेकिन पर्दे के पीछे से वो लड़े। बड़े भाई की भूमिका में रही है, स्वाभाविक है। जबकि कांग्रेस पुरानी पार्टी हो के भी अब वो धार, वो पैनापन नहीं दिखता है। नहीं, आप देखें कि लगातार इन दिनों जमीन पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज मैं आपके बीच यहाँ आपके शहर में हूँ तो कार्यक्रम के निमित्त आया हूँ।
जो 3 काले कानून कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लाया है, बगैर विचार मीमांसा के, विपक्ष को बगैर भरोसे में लिए हुए, किसानों को बगैर भरोसे में लिए हुए, उसके खिलाफ एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने की भूमिका पूरे देश स्तर पर तय की जा रही है। तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, डॉक्टर रामेश्वर जी के निर्देश पर आज सभी जिला मुख्यालयों में जो पत्रकार वार्ता है वो आयोजित की गई। आप कल हमारे यहाँ सभी प्रखंडों में किसानों को लेकर के अधिवेशन किए जा रहे हैं। 13 तारीख को पदयात्रा का कार्यक्रम है। हमने 2 बड़ा राजभवन मार्च किया। परसों रांची में जनाक्रोश मार्च था, जिसमें 20,000 से भी ऊपर किसानों ने मैदान में उतर करके अपना आक्रोश दर्शाने का काम किया। अब ये अलग बात है कि संसद में कल तक जो खुद आंदोलन की उपज बताए जाने वाले लोग थे, वो आंदोलन जीवी के उपमा दे करके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और किनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं साहब? किनको देशद्रोही और गद्दार बता रहे हैं? जिनके बच्चे बॉर्डर पर जाकर के शहादत को प्राप्त करते हैं, तिरंगे में लिपट करके आते हैं, आप उनको देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। सिर्फ अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए महामारी के कालखंड में ऐसी क्या आवश्यकता आ गई थी कि आप इस प्रकार के सुधार ले? आपके सुधार जो लाए गए, राजीव जी, प्रधानमंत्री ने कल जो राज्यसभा में बयान दिया है, कई मुद्दों पर उन्होंने बातें कही और क्लियर करने की कोशिश की। सबसे जो विवादित था एमएसपी, उसको लेके भी उन्होंने कहा कि वो था, है और रहेगा। तो केवल मौखिक जो है ना, उनका कहना है कि विपक्ष नहीं, मैं आपने कह दिया, मैं अब मेरी बात भी पूरी सुन ले। उन्होंने कहा कि आखिर काला क्या है? काली आपकी सोच है, काली आपकी नीयत है, जो आपने पूरी लोकतांत्रिक परंपरा को धत्ता बताते हुए अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार के काले कानून लाए। आप एमएसपी है और रहेगा तो इसको कानूनी अमली जामा पहना दीजिए ना साहब, किसने रोका है? हम स्वागत करेंगे, कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतर करके आपका स्वागत करेंगे, लेकिन वो दम नहीं है आप में। आप तो सबसे कमजोर सरकार निकले, जिसने तिरंगे का अपमान करवाया, अपने लोगों को भेज करके किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, और आज तक दीप सिन्धु नहीं पकड़ा गया। गिरफ्तारी हो गई है उनकी, सुबह हो गई होगी, मुझे नहीं जानकारी थी। तो चल, मैं अपनी बातों को वापस लेता हूं। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आप देख रहे हैं कि लगातार 11 बार बैठकों का दौर जारी हुआ। थकाव और भगाव की प्रवृत्ति किसकी है? आप साहब किसके खिलाफ आप कील ठुकवा रहे हैं? सड़कों पर सड़कों को कुड़वाने का काम कर रहे हैं। उनके ही बच्चों को उनके खिलाफ खड़ा करके रख दिया है, जवानों को, जिन किसानों के आज आंदोलन में उतरने का काम करना पड़ा है। अब उनको कहीं किसान का समर्थन दिखाई नहीं देता है। अब आंखों पर उन्होंने पूंजीपतियों का जो काला चश्मा है वो लगा के रख लिया है। अब पूछते हैं काला क्या है? पंजाब और हरियाणा के अलावा उनको किसान कहीं नजर ही नहीं आते साहब। बिहार में उन्होंने पूरी एपीएमसी की मंडी को बंद कर दिया 6 वर्ष पूर्व। आज देख लीजिए बिहार के किसानों का हालत क्या है। 1.5 एकड़ जमीन 86% किसानों के पास है। अब आप बताइए कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी के साथ किसी पूंजीपति, उनके जो मित्र हैं, उनके साथ उसका विवाद हो जाए, तो ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि अब कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। अगर इसका विरोध वो कर रहे हैं, एक तरफ अब बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, संविधान की पूजा करने की बात कर रहे हैं, और संविधान के तहत लोकतांत्रिक अधिकार जो हम लोगों को प्राप्त है आंदोलन करने का, तो आंदोलन जीवी बता रहे हैं। विडंबना देखिए, वो तो कहते हैं कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और सब कुछ बेचे चले जा रहे हैं। इस बार का बजट देख लीजिए, अब तो खेल के मैदानों पर नजर आ पड़ गई है इनकी, कि खेल के मैदान को भी बेचने के लिए उन्होंने जगह तैयार कर लिया। जंगल और हवाएं अडानी को, कुछ चीजें अंबानी को, लाल किला बेच दिया डालमिया को। अब आगे की तैयार है मैदान, पता नहीं किस पूंजीपति मित्र को लाने जा रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। आपने किसान आंदोलन की बात की, अगर मैं वापस राज्य झारखंड पर रहूं, तो बाबूलाल मरांडी जी परमंडली जो दौरा कर रहे थे, उन्होंने उसमें आरोप लगाया था, कई आंकड़े भी दिए थे महिला अत्याचार को लेकर। कहा सबसे ज़्यादा अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है इस सरकार में। उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया था, कहा था कि आदिवासी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। देखिए, सरकार महिला उत्पीड़न को लेकर के बहुत संवेदनशील है। तमाम महिलाओं में महिला पदाधिकारियों की पोस्टिंग भी की है। अगर जो घटनाएं हुई हैं, मैं भी उसको कंडेम करता हूं और उसकी निंदा करता हूं, लेकिन जो प्रशासन है उसका इकबाल कायम है। त्वरित केसों का निष्पादन भी हो रहा है, अपराधी जेल के शिक्षकों के भेजे जा रहे हैं। लेकिन भाजपा को अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है।
और ये जो दूसरे जगह से आए हुए जो है ना घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त नेता विधायक दल, इनको तब जो दिखाई देता था अब दिखाई देना बंद हो चुका है कि किस प्रकार से महिला उत्पीड़न के मामले विगत 5 वर्षों के दौरान हुए, और जिस बच्ची का पिता अपनी फरियाद लेकर के मुख्यमंत्री के पास स्टेज में चढ़ा, किस प्रकार से उसको दुत्कारने का काम रघुवर दास ने किया था, ये आप लोगों ने ही दिखाया था समाज को। तो हमको आईना दिखाने का काम न करें बाबूलाल मरांडी जी। आपने एक केस हिस्ट्री बताया अभी किस प्रकार एक महिला का फेंक दिया था आवेदन रघुवर दास ने, लेकिन अभी तुरंत मैं एक इंटरव्यू एक महिला का कर रहा था, यौन शोषण की विक्टिम थी वो महिला, और एक डीएसपी के खिलाफ उसने आरोप लगाए। उस डीएसपी का फिलहाल वो उनकी पोस्टिंग जमशेदपुर में है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो भी तब जब ये महिला मुख्यमंत्री से भी मिल चुकी है, शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया, और उस डीएसपी ने अभी विवाह भी कर लिया है। बिल्कुल न्याय नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बिल्कुल उसको न्याय मिलेगा। आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं इन चीज़ों को देखता हूँ कि कहाँ क्या दिक्कत है। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, ये बार बार वर्चुअल दुनिया में जीने का जो आरोप हम पर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी वाले किए। आपने देखा कि कोरोना काल में भी चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हों, जनता की फरियाद सीधे उन तक जाती थी और सीधे वो अधिकारियों को निर्देशित करते थे, अधिकारी जनता के दरवाजे तक पहुंचते थे और चीज़ों का निष्पादन भी हो रहा है। तो दोनों में व्यवहारिक अंतर है, इसीलिए मिलेगा न्याय। इसीलिए भाजपा आरोप लगा रही है कि ये ट्विटर की सरकार है, जैसे कोई ट्वीट करता है तुरंत कार्रवाई के लिए। अब वही है ना कि जिनका सहारा लेकर के कल तक सत्ता में आए थे, आज वही चीज़ें उनको खराब लगने लगी। अब कल मैं सदन की चर्चा कर दूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान उन्होंने एफडीआई की एक नई परिभाषा गढ़ी। कल तक जिन मोदी जी को अगर विदेश में कोई उनके बारे में अच्छी चीज़ें ट्वीट कर देता था तो पूरी भाजपा की टीम जो है वो बैंड बजाने के लिए सड़कों पर उतर जाती थी। आज वही किसानों की बात करने को लोग समर्थन करने की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी ये नहीं चलेगा। ये दोयम दर्जे की राजनीति है और जनता इनका सच पहचान चुकी है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, 24 में इनको पता चलेगा। झारखंड से तो हम लोगों ने भगाने का काम किया, अब देश से भी भगाने का काम करेंगे। निगम और वोट को लेकर भी कोई विवाद चल रहा है क्या? कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। देखिए, कमेटी बनी है, 20 सूत्री और निगरानी को लेकर के बहुत जल्द निर्णय होने वाला है। आदरणीय अध्यक्ष जी रामेश्वर राव जी, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और राजेश ठाकुर और केशव महतो कमलेश को लेकर के 4 सदस्यीय कमेटी बनी। उनकी पहली बैठक भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ हो चुकी है और इस चीज़ों पर पूरा एक राय कायम हो चुका है कि बहुत जल्द 20 सूत्री और निगरानी समिति का गठन हो जाएगा, जहां प्रखंड स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सुनिश्चित कर दी जाएगी, जो समाज से दैनंदिनी जीवन में वाबस्ता रहते हैं और उनके तमाम चीज़ों को लेकर के वो प्रशासन से जूझते रहते हैं। राजीव रंजन जी, राजनीति में आप हैं तो क्या सोच सकते हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं राजनीति में आप? देखिए, राजनीति में मेरा ध्येय किसी पद को प्राप्त करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया है। राजनीति में आने का मेरा जो उद्देश्य था कि समाज की सेवा कर पाऊँ, और उसी दिशा में मैं लगा हुआ हूँ। लगातार 28 वर्षों से अनवरत समाज की सेवा करता आ रहा हूँ। अभी तक तो मैंने कोई राजनीतिक पद लिया नहीं। चलते चलते एक अंतिम सवाल मैं लूँगा। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, कई गाने गाते हैं, चाहूँगा दर्शकों के लिए कोई गाना सुना दें आप। देखिए, स्वाभाविक है कि व्यक्ति की अपनी एक जीवन भी रहती है और अपने जीवन में, और उस चीज़ को मैं छुपाता नहीं हूँ, मैं सार्वजनिक मंच पे बिल्कुल जाहिर कर देता हूँ। तो मेरा एक शौक़ था छात्र जीवन से। हाँ, ये कह सकता हूँ कि कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में आप इसको ले सकते हैं, जहाँ जो सामाजिक जिम्मेवारियाँ रहती हैं उन चीज़ों से थोड़ा विराम मिला, थोड़ा आराम मिला, तो उस शौक़ को मैंने फिर से अपनाया। और अब तो कई ऐप आ गए हैं, स्टार मेकर है, कुछ गुनगुना दे चंद पद। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से आपने बेबाकी से सारे बातों का जवाब दिया है कि यही पार्ट रह गया है, दर्शकों को सुना दे। देखिए, अब क्या है, गाने का तो कई गाने हैं, फिलहाल मैं ही गा, पसंदीदा कोई गीत गुनगुना दे कोई। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। राजीव जी, जो गाना आपने गाया है, कांटों पे चल के मिलेंगे, तो कांग्रेस का हाल अभी हम सब जान रहे हैं, भले आप इसे सहमत ना हो, लेकिन मेरी शुभकामना है कि आपको जल्द से जल्द कोई अच्छा जगह मिले, ताज मिले। चलिए, बहुत बहुत आपका आभार कि आप मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर किसी नए अतिथि के साथ मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।